तो पहले क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि उस समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी जिसके तीनों साइड बराबर हों। भुजा की लंबाई क्या होगी? जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई है, यानी कि हमें एरिया दिया गया है और यहाँ पे निकालना है साइड कितना होगा। ठीक है, तो जब भी आपको एक समबाहु त्रिभुज दिखे और उसके एरिया के बारे में बोला गया हो, तो जो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है √3/4 × a²। अब ये a क्या है? तो a यहाँ पर साइड होता है, क्योंकि तीनों साइड तो बराबर होंगी, है ना, इसलिए a तीनों साइड a हो जाएंगे। तो ये होता है। अब इसमें एरिया आपको गिवन है, मतलब ये चीज़ हमें गिवन है, तो रख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4√3 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे √3/4 × a²। डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आएगा तो 16 हो जाएगा, मतलब कि a² की वैल्यू 16, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 यूनिट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहा। आगे चलते हैं हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरा सवाल देखिएगा, उसी से रिलेटेड है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया, जिसके साइड दी गई है आपको 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए, √3 /4 × a²। अच्छा, a तो हमें दिया है, मतलब साइड हमें दिया है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 44 × 44, है ना, क्योंकि 44 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। काट लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पर 11। अब बड़े ध्यान से देखिए कि 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है किसी भी नंबर को। अगर 44 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? पहले तो लिखेंगे 4, फिर इस 4 को इससे जोड़ेंगे तो 4 और 4 हो जाएगा 8, फिर यूनिट यहाँ पर ये है 4, तो मतलब ये हो गया, मतलब 484 और √3 यहाँ है ही, तो 484 √3, ये तो ओरली बन जाता सवाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए अगले सवाल पर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक टाइप का सवाल ये भी दिया जाता है, आपको 3 साइड दिए जाते हैं किसी भी ट्रायंगल के और पूछा जाता है उसका एरिया। अब यहाँ पे बात ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि वो किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, अगर यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज है तो उसके साइड क्या होंगे? अलग अलग होंगे, है ना। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पर अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो भी उसके साइड अलग अलग हो सकते हैं, है ना। लेकिन वो पहचानना पड़ेगा आपको कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दिया है? पहली साइड 5 है, दूसरा साइड 7 है और तीसरा साइड यहाँ पर 10 है ना। अगर इसको ये चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड हैं या फिर नहीं है, तो इसको क्या करिए, यहाँ पर देखिए, जो छोटे छोटे वैल्यू हैं 2 ठो, उनका स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? 10 है, 10 से ये दोनों छोटे हैं, है ना। इन दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड करें तो हमें बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर मिलना चाहिए, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होंगे। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 25 जोड़ेंगे तो क्या 10 के स्क्वायर के बराबर मिलेगा? नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड तो नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होते तो बहुत आसानी से उसका एरिया निकल जाता। लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो अब इसका एरिया निकालने के लिए आपके पास होता है हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला लगाते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 3 वैल्यू होती हैं हमारे पास तीनों साइड की, A, B और C, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाला जाता है S की वैल्यू। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, पेरीमीटर का आधा। परिमाप कितना होगा? तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब A + B और +C डिवाइड बाई यहाँ पर 2, आधा कर रहे हैं मतलब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है? √S × S-A, है ना, फिर S-B और फिर यहाँ पर S-C हो जाएगा। तो ये होता है यहाँ पर
इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस टाइप के सवाल आसानी से बन जाएंगे आपके। बस इसमें रखिए। तो पहले s निकाल लीजिए, कितना होगा, तीनों को जोड़िए, 7 5 12, 12 10 22, 22 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 11। 22 का आधा 11, s की वैल्यू 11 आ गई। ए बी सी दिया ही गया है, इसमें पुट कर लीजिए। s का मतलब 11, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 11, फिर मल्टीप्लाई s माइनस a यानी 11 माइनस 5 6 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई s माइनस b यानी 11 माइनस 7 4 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 4 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 11 माइनस 10 यानी कि ये हो जाएगा 1। क्लियर। इसका ले लेंगे हम लोग रूट। अब बताइए यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका रूट कितना होता है, 4 का रूट तो 2 होता है, तो यहाँ हो गया 2 और बाकी 11 और 6 बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि इनका कोई वर्गमूल यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं होता, मतलब 11 छके यहाँ पर हो जाएगा 66। तो 2 रूट 66 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए इसमें भी वही काम करना है आपको, है ना। 42 36 और 34 दिया गया है, एरिया निकालना है। सबसे पहले s निकाल लिए। s कितना हो जाएगा, यहाँ पर s बराबर हो जाएगा, यहाँ पे तीनों को जोड़कर आधा कर लेंगे या फिर अलग अलग आधा कर लीजिए और जोड़ लीजिए। भाई तीनों को जोड़कर आधा करना मतलब कि अलग अलग आधा करके जोड़ लेना। 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस 36 का आधा यहाँ पर 18 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 34 का आधा 17 हो जाएगा, है ना। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 1 8 8 16 6 हासिल 1 2 2 4 1 5 56 आ गया यहाँ पे, है ना, 56। s की वैल्यू यहाँ पर सीधे सीधे 56 आ गई। अब हमें यहाँ पर देखना है कि भाई एरिया कितना आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे, s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो s कितना है, 56 है। अच्छा 56 को हम लोग, या फिर अभी रहने दीजिए, चलिए 56 मल्टीप्लाई s माइनस ए, तो 56 माइनस 42, 56 में से 42 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 14, फिर मल्टीप्लाई 56 माइनस 36, 56 माइनस 36 कितना आएगा, 20 के बराबर, तो यहाँ हो गया 20 मल्टीप्लाई 56 माइनस 34 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 और ये 22 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। देखिए बड़े ध्यान से अगर देखा जाए तो 56 तो बाहर आएगा नहीं, यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो 14 यहाँ पर भी है और 14 इसमें से भी निकलेगा। इसको 4 इंटू 14 लिख लीजिए, लिख लिए, ठीक है। फिर इसके बाद 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो इसको लिख लीजिए 2 इंटू 10 और इसको लिख लीजिए 2 इसमें भी है चूँकि, तो 2 इंटू 11 इसको लिख लीजिए। पेयर में बाहर आते हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं। 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, तो 2 बार 14 है, मतलब कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, मतलब बाहर आ जाएगा एक बार। 4 का रूट होता है यहाँ पर 2, ये 2 एक बार, एक 2 यहाँ पर है, तो 2 का पेयर बन गया, मतलब 1 तो 2 और बाहर आ जाएगा। अब तो कोई बाहर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा आपका 10 और यहाँ बचा 11, मतलब अंदर क्या बचा, 10 इंटू 11 जो कि 110 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करिए, 14 चौके यहाँ पर 56, तो 56 अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110। 56 अंडर रूट 110 ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसे सवालों में आप लोग कहीं नहीं फंसेंगे, फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। आगे चलिए हम लोग चलते हैं अगले टाइप के सवाल पे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से ही पता चल रहा है जिसके 2 बराबर भुजाएं हों, तीसरा भुजा अलग हो सकता है ना। तो 2 साइड इसमें बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बोला जा रहा है क्षेत्रफल निकालना है जिसका आधार यानी बेस हमको दिया है यहाँ पे 54 के बराबर और प्रत्येक बराबर भुजा 45 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने बना लिया। अब इसमें देखिए कि जो बेस दिया गया है वो कितना है, यहाँ पे 54 है। ये टोटल आपका कितना है, 54 के बराबर है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। और इस पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। परपेंडिकुलर जब भी डाला जाएगा ये क्या करेगा, आधे आधे पे बांट देगा। मतलब 54 टोटल है तो इधर 27 और इधर 27, ठीक है। इसके बाद दोनों जो बराबर भुजाएं हैं वो 45 45 की है, मतलब ये भी 45 का है और ये भी यहाँ पर 45 का है। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हमें जब भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो उसमें एक वैल्यू चाहिए होती है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट,
यही ना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। हमें बेस तो पता है 54, लेकिन हाइट नहीं पता है। यहाँ पर हाइट पहले निकालनी पड़ेगी। हाइट अगर निकालेंगे हम लोग तो ये 27 है, ये 45 है, यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बताइए दोस्तों कि अगर हम इतना करने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे टाइम इतना होता नहीं है। हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। देखिए, अगर ये देखा जाए कि 1/2 ये होगा, 1/2 है ना, मल्टीप्लाई बेस कितना है, बेस यहाँ पर 54 है ना, 54 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, h, हाइट हमें नहीं पता है, रहने दीजिए। अब इसको ये देखिए कि अगर 2 से ये कटेगा तो इसमें बनेगा 27, मतलब हाइट का 27 गुना होगा हमारा वैल्यू। हाइट का कितना होगा, 27 गुना होगा। और 27 किससे कटता है यहाँ पर, 27 बताइए। तो 27 9 का मल्टीपल होता है ना। तो 9 और 3 मतलब 9 से कटने वाली कोई संख्या ढूंढिए यहाँ पर। तो 9 से तो लगभग सभी कट रहे हैं भाई। 9 कट गया, 4 4 8 1 9, ये तो कटेगा 9 से। यहाँ पे 5 और 4 9, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से, ये भी 9 से कट रहा है। तो बात यहाँ पर बनी नहीं, मतलब हमें निकालनी ही पड़ेगी यहाँ पर। पाइथागोरस लगा लीजिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। 45 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, जो भी होगा इसका स्क्वायर आएगा। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 4, अगला मल्टीप्लाई 5, तो 4 पंचे 20 और 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा। 45 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर 729 होता है ना। तो ये हो गया 729। घटा लीजिए कितना होगा, 15 में से 9 गया, यहाँ पर 6 आएगा, 1 बचा, 11 में से 2 गया, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। 19 में 7 गया तो ये 1296। अब 1296 किसका स्क्वायर होता है ना। मतलब इसका सीधे सीधे हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो यहाँ पर हाइट हमें मिल जाएगी। अच्छा, सोचिए कि 96 किसका स्क्वायर होता है, मतलब किसके स्क्वायर में यहाँ पर 96 लास्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 96 दोस्तों 14 का स्क्वायर 196 होता है। मतलब ये हो गया हमारे पास 14, ठीक है। तो मतलब जो वैल्यू आएगी, इसका आंसर आएगा वो 50 माइनस 14 होगा। 50 में से 14 घटाएंगे अगर तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यानी 36। 1296 का जो वर्गमूल होगा वो 36 होगा, यानी हाइट हमारे पास 36 होगी। तो इसके जगह पे 36 रख लीजिए, कितना हो जाएगा, बस सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। यूनिट डिजिट लगाइए, 7 और 6 का मल्टीप्लाई 2 यानी कि 42, लास्ट में 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। पूरा मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी यहाँ पे। आगे चलिए, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस दिया है वो 24 है और कर्ण यानी हाइपोटेनस यहाँ पे 26 है। इसका एरिया क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया वही होता है, मतलब कि एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अच्छा, हाइट को यहाँ पर हाइपोटेनस मत समझिएगा, आप यहाँ पर हाइट को क्या करिए कि परपेंडिकुलर ले लीजिए, वही ना होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए। अब इसमें देखिए क्या हमें परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो कितना है, 1/2 है ना, 1/2 बेस कितना है यहाँ पे 24 है, ठीक है। तो ये हो गया 24 मल्टीप्लाई, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, निकालने के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, 12 से कटने वाली कोई संख्या होगी, है ना। तो 12 से कटने वाली संख्या तो भाई ये भी है, ये भी है ना। और यहाँ पे 12 से तो ये तो नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा आपका। और 12 3 36 मतलब 12 दूना 24, ये भी नहीं कटेगा आपका, ठीक है। ये दोनों में से कोई आंसर होगा तो निकालना पड़ेगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। कर्ण कितना है 26, ये 24 है, तो 26 24 मतलब कितना होगा अगला नंबर, यहाँ पर निकाल लीजिए। 26 का स्क्वायर 676 है ना, 676 माइनस 576, तो ये हो जाएगा 576, मतलब कितना आ गया यहाँ पर 100 आ गया। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, मतलब जो परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 10 के बराबर। क्लियर, तो बस यहाँ 10 रख दीजिए, तो 12 इंटू 10 120 आ गया। सीधे सीधे आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो डिविजिबिलिटी रूल से ये नहीं बन पा रहा था, इसलिए हमें परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ा यहाँ पर। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऐसे सवाल आपके ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं, संभावना है इसकी बहुत ज़्यादा। करेंगे कैसे, दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-2, x-4 और x दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहला तरीका ये है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास दिए गए हैं तो आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा। ये बताइए सबसे बड़ा साइड ये नहीं होगा क्या, क्योंकि इसी में कुछ ना कुछ घटा के, अब कुछ चीज़ अगर किसी वैल्यू में घटा दे रहे हैं तो वो वैल्यू छोटी आ जा रही है, मतलब ये दोनों वैल्यू छोटी होंगी x से, तो ये हुआ हाइपोटेनस। अच्छा, हाइपोटेनस अगर ये है तो इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। तो एक तो तरीका ये है कि इसको पहले ओपन करिए, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। x-2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x और प्लस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। फिर इसके बाद इसको देखिए, x-4 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 दूना 8x और प्लस का यहाँ पर 16 हो जाएगा। ये बराबर होगा यहाँ पर x स्क्वायर के, यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के। एक इस एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर है ना, -4x और -8x, माइनस का ये हो जाएगा 12x और यहाँ 4 और 16 ये हो जाएगा प्लस का 20, बराबर इधर कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस 20 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे 12 आ जाए, है ना। तो जोड़ने पे 12 मतलब 10 और 2, 10 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2, यानी कि 10 और 2 ये हमारे पास 2 वैल्यू ही। ये बड़ा है, बड़े वाले का साइन यहाँ पे लगता है ना। और अगर जोड़ ही रहे हैं तो दोनों माइनस में होंगे तब यहाँ पर होगा। तो इससे जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों का साइन चेंज करके आना है। तो साइन चेंज करेंगे तो 10, इसका भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कौन सा हमारा हो सकता है। ये बताइए, अगर x की वैल्यू हम 10 रखते हैं तो यहाँ कितना होगा, 10 - 2 यानी 8 होगा, 10 - 4 यानी 6 होगा, और यहाँ पर x की वैल्यू 10 है ना। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 - 2 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 2 - 4 माइनस का 2 आ जाएगा, तो 2 हम ले ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव की कोई भी साइड होता ही नहीं है। तो यानी x की वैल्यू क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, 10, ठीक है। तो 8, 6 और 10 यहाँ पर तीनों साइड आ गए हमारे। अब इसमें देखिए, इसका एरिया हमें निकालना है। एरिया कितना होता है बताइए, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, तो बेस इंटू हाइट यानी कि बेस इंटू परपेंडिकुलर, ऐसा भी कह सकते हैं। जिनमें आपका ये काम नहीं आएगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर 8 × 6 कटेगा तो 48 का आधा ये आ जाएगा 24, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। गौर से इन तीनों नंबर को देखिए, x है, x-2 है, x-4 है। ध्यान से यहाँ पे देखिए कि x से ये 2 कम है, फिर x-2 से ये 2 कम है, यानी कि 2 के डिफरेंस में है। तो 2 के डिफरेंस में आप ट्रिपलेट याद करने की कोशिश करिए कि 2 के डिफरेंस में यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट बनता है। 2 के डिफरेंस में यहाँ पर एक ही ट्रिपलेट बनता है, 8, 6 और 10। मतलब फिक्स है हमारा कि यहाँ पर ये जो तीनों साइड दिए हैं वो 8, 6 और 10 ही होंगे। और अगर ये चीज़ पता चल गया तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर हो गया, आगे चलिए। इसको देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसको सोचने का तरीका हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है यहाँ पे 80 के बराबर। यदि इसके कर्ण की लंबाई 34 दी गई है तो इसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। बहुत आसान है, लेकिन अगर आप करेंगे वही बेसिक घिसा पिटा मेथड लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हमारे पास जो कर्ण दिया है, हमारे पास 3 साइड होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और यहाँ पर हाइपोटेनस, ठीक है। ये हाइपोटेनस अपने पास गिवन है किसके बराबर, 34 के बराबर, ठीक है। अब इसको देखिए 34, ट्रिपलेट्स कुछ याद कर लीजिएगा, ट्रिपलेट याद रहेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में। 34 किसका मल्टीपल है, 17 का, 17 दूना 34 होता है। मतलब अगर ये 17 होता तो 17 के साथ ट्रिपलेट क्या क्या बनते हैं, 15, 8 और 17, ये याद होना चाहिए दोस्तों आपको, है ना। तो यहाँ पर 15, 8 और 17 आपका ट्रिपलेट बनता है। तो ये 17 तो है ही,
मतलब एक ठो होगा यहाँ पर 15 और एक ठो हो जाएगा 8, या फिर 8 15 17 कह लीजिए, 15 8 17 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पर ये अगर यहाँ से 17 से ये 2 गुना हो रहा है, 34 हो रहा है, तो मतलब हर एक साइड डबल हो जाएंगे, हर एक साइड यहाँ पर डबल हो जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट याद था, इस ट्रिपलेट के सहारे से ये वाला ट्रिपलेट हम लोग निकाल लेंगे। 8 का डबल करिए यहाँ पे 16, 15 का डबल करिए यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी 30 16 और 34 ये भी आपके ट्रिपलेट होंगे। और अगर हमें परिमाप दिया है 80 के बराबर, पेरीमीटर 80 के बराबर दिया है, इन तीनों को जोड़िए, क्या 80 नहीं मिलेगा आपको? बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए 4 इसको दे दीजिए तो 20 हो जाएगा, तो 30 और 30 60 और 20 80 हो जाएगा, है ना। हमें क्या चाहिए था? अन्य दो भुजाओं की लंबाई, जो कि 30 और 16 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सोचने का तरीका है, तब आप सवालों को जल्दी टैकल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, कुछ सवाल यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं वृत्त से रिलेटेड, यानी सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, सर्कल का एरिया आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ पर रेडियस होता है, जो परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है, वो 2 पाई आर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब आपका सेक्टर दे देता है, ठीक है, यानी कि त्रिज्य खंड दे देता है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें समझते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले बना लेंगे एक यहाँ पर सर्किल। ठीक है, इस सर्किल का एक सेंटर होगा, ये रहा हमारे पास एक सेंटर। अब इस सेंटर से अगर परिधि को मिलाएंगे तो रेडियस बनेगा। एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस यहाँ पर ये हो गया, है ना। अब ये जो दोनों रेडियस हैं, ये क्या बनाते हैं? यहाँ पर एक सेक्टर का निर्माण करते हैं, मतलब यहाँ पे खंड का निर्माण करते हैं। ये हमारे पास एक खंड हो गया। इस खंड का कभी एरिया पूछा जाता है, और कभी कभी ये बोल देता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आर्क है, आर्क मतलब चाप, इसकी लंबाई बताइए कितनी होगी। और उसमें आपको सवाल में दिया रहेगा, यहाँ पे सवाल में क्या दिया रहेगा दोस्तों? यहाँ पर दिया रहता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। सवाल में आपको दिया रहता है एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल? यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये त्रिज्य खंड द्वारा बनाया गया कोण मान लीजिए कि थीटा है। तो अब त्रिज्य खंड का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड के एरिया, ये होता है यहाँ पे थीटा अपॉन 360, है ना, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, जो हमारे पूरे सर्किल का एरिया होता है। इसी तरीके से ये जो आर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि ये एल है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, और पूरा ये जो है एक चक्कर कितना होता है? 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फिलहाल इस सवाल में देखिए, एक वृत्त की परिधि आपको यहाँ पे 308 दी गई है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है ना। और पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 है, तो 11 का रूल लगा सकते हैं हम लोग। कैसे? देखिए यहाँ पर, क्योंकि भाई एरिया हमें निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, हमें रेडियस नहीं पता है ना, हमें रेडियस यहाँ पे नहीं पता है। तो ये बताइए कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है ना। इसमें रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ होगा। 22 मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई होना, क्योंकि 22 में 11 छुपा हुआ है ना, 11 दूना 22, तो 11 का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल वाला तरीका है। बाकी 2 पाई आर बराबर 308 करेंगे, उसमें निकालेंगे वहाँ से आर, फिर इसमें रख देंगे तो आपका आंसर वहाँ से भी आ जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। यहाँ पे 7 6 11 ये, और 6 6 12, तो 12 और 11 का डिफरेंस 1 आएगा। 1 11 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 6 11 और 6 5 11, सॉरी 7 और 4 11, 6 5 11, 11 माइनस 11 0 हो जाएगा। 0 आपका 11 से कट जाएगा, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 5 12 और 6 5 11, 12 और 11 का डिफरेंस 1 आएगा। ये 11 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं हो सकता। 7 4 11 और 6 4 10, मतलब ये भी आपका 10 माइनस 11 कितना होगा? 1 आएगा, जो कि 11 से नहीं कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 11 से कटने वाला एक ही संख्या है और वही आपका आंसर होगा।
तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे और इस पे बेस्ड सवाल आप लोग लगा भी सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। सवाल नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना। इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक फार्मूला का भी यूज होगा, उस फार्मूले को भी बताएंगे हम लोग। यहाँ पे आपको दिया गया है आर यानी रेडियस 36 है। एक वृत्त में चाप की लंबाई एल का एक त्रिज्य खंड 4l बराबर 3r को सेटिस्फाई करता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का एक और फॉर्मूला जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल वगैरह तो आपको दिया नहीं है ना। तो एरिया जो होता है ये होता है त्रिज्य खंड का एरिया 1/2 इंटू एल इंटू आर। एल क्या है, चाप की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ आर्क, और ये रेडियस है। तो यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू, आर तो दी गई है, एल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3/4 इंटू आर, जो कि कितना है 36 है। तो ये हो गया 36, 4 नहीं हो 36 मतलब 9 तियाँ यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू 27 हो गई। आर हमें पता ही है, यहाँ से निकाल लीजिए डायरेक्टली। तो 1/2 इंटू एल कितना 27 इंटू यहाँ पर रेडियस जो कि 36 है। कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका 18 बार में कट जाएगा यहाँ पे। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 7 56, इकाई अंक तो 6 ही आएगा, मतलब 6 तो हर जगह है ना। तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई और चारा यहाँ पर नहीं है। देखिए 18 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 7 100, यहाँ पर 36 26 126 है ना। तो 18 7 126 हो गया, मतलब 6 बचा 12 यहाँ पे। तो 18 दूना 36, 36 और 12 यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज के क्लास का पहला सवाल देखिएगा, एक वृत्त की परिधि मतलब सरकमफेरेंस ज्ञात कीजिए जिसका डायमीटर 38.5 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस इसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो 2πr होता है ना, या तो 2πr होता है। आर का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या, लेकिन अगर 2 और आर को एक साथ लिया जाए तो रेडियस का डबल कितना होता है, डायमीटर के बराबर। तो अगर हमें डायमीटर दिया गया है तो हम डायरेक्ट फार्मूला क्या रखेंगे, सीधे सीधे पाई इंटू डी रख देंगे, ये वाला फार्मूला। यही हो जाएगा हमारा क्या, सरकमफेरेंस। बस निकाल लीजिए यहाँ से। तो पाई इंटू डी करना है। पाई कितना है यहाँ पर 22/7 है ना, 22/7 इंटू डायमीटर कितना दिया है 38.5। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 385/10। इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। 7 से इसको काटिए, 7 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 5 बार में है ना, फिर 3 बचा, फिर 5 बार में, तो ये हो गया। 5 से और काट लीजिए, 5 से ये कटेगा 11 बार में, 5 से ये कटेगा 2 बार में, है ना, और 2 से ये आपका 11 बार में कट जाएगा। तो 11 इंटू 11 मतलब 11 का मल्टीप्लाई 11 से 121। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि सिंपल सा सवाल था ये, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा जिसका परिमाप, अब परिमाप आपको दिया गया है 72 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए निकालते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अर्धवृत्त के बारे में समझिए। यहाँ पे अर्धवृत्त के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा एक सर्किल। ठीक है, इस सर्किल को अगर आधे से काट दिया जाए, मतलब इस तरीके से आधे से इसको काट दें, तो आधा जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे इसको आधा इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये बताइए कि ये अर्धवृत्त है, इसका परिमाप पूछा गया है। परिमाप का मतलब सीधे सीधे बाउंड्री समझिए, है ना, पेरीमीटर यानी बाउंड्री। तो बाउंड्री की अगर बात करें तो ये आपका रेडियस है, मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो टोटल आपका डायमीटर हो जाएगा, है ना। और ये जो है ये क्या आएगा बताइए, तो ये है आपका सरकमफेरेंस का आधा, सरकमफेरेंस का आधा। तो सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, 2πr का आधा करेंगे तो πr आ जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर ये बाउंड्री कितना हो गया, पाई इंटू आर हो गया, प्लस अभी ये वाला बाउंड्री बचा हुआ है यानी कि 2r और है, मतलब r प्लस आर 2r और है। तो बाउंड्री का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री होता है। तो सीधे सीधे ये पूरा बाउंड्री हमें लिखना था जो कि इसके बराबर होगा। अच्छा, यही दिया गया है किसके बराबर, 72 के बराबर। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब इसमें से ये देखिए कि r तो कॉमन लिया जा सकता है और पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग रख सकते हैं, हमें r ही चाहिए यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, r को कॉमन ले लेंगे, r को कॉमन ले लिए, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर 22/7, है ना, और प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, ये हो गया क्योंकि r को हमने कॉमन लिया, यहाँ हो गया आपका 72। अब इसको देखिए 7 दूना 14, 14 और यहाँ पर आपका 22, 14 और 22 36 हो जाएगा। तो r इंटू यहाँ पर ये हो गया 36/7 इज इक्वल टू यहाँ पर 72। 36 से ये 2 बार में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रेडियस का जो वैल्यू आ गया 7 दूना 14 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो पाई r स्क्वायर का आधा कर देंगे हम लोग, है ना। कितना आ जाएगा, पाई मतलब 22/7। इसको करने के एक सिंपल सा तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं अभी, बस ध्यान से देखिएगा। पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 14, तो 14 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा 14, ये हुआ पाई r स्क्वायर, डिवाइड बाई 2 करेंगे तब तो हमें सेमी सर्कल का एरिया मिल पाएगा। तो डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कर लीजिए, बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 और 2 14, 14 से 14 कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 यूनिट डिजिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसको करने का एक और शॉर्टकट मेथड क्या है, जिसमें आप डिविजिबिलिटी रूल लगा के बड़े आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब भी आपको पाई दिखे ना, अब इसमें क्या बोला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मतलब जब भी हम एरिया निकालेंगे तो उसमें पाई मल्टीप्लाई होके आएगा, और पाई की वैल्यू इसमें 22/7 है। 22/7 का मतलब होता है यहाँ पर 11 इंटू 2, मतलब 11 का कोई मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी जो भी हमारा आंसर होगा उसमें पाई का मल्टीप्लाई हुआ होगा। पाई मतलब 22/7 और 22 में होता है 11, यानी ओवरऑल 11 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 11 का मल्टीपल हमें ढूंढना है, यानी 11 से डिविजिबल कोई नंबर देख लीजिए कौन सा होगा। तो चलिए चेक करते हैं एक एक करके। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको सभी को पता होगा, क्या होता है, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। तो यहाँ 3 और 8 11, इसमें से 0 घटा देंगे तो 11 - 0 11 ही आएगा। तो ये संख्या हमारी 11 से कटने वाली है, ठीक। यहाँ देखिए 4 1 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। क्या 1 11 से कटता है, नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। ऐसे ही 4 1 5 और ये 5, तो 5 - 5 यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा 0 भी 11 से कटता है, तो ये भी आपका 11 से डिविजिबल नंबर है, ठीक है। यहाँ ये तो नहीं कटेगा, मतलब ये नंबर नहीं कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 6 6 12 - 1 11, ये भी 11 आएगा। अच्छा तो 11 से कटने वाले कई सारे नंबर हैं, तो यहाँ पे ये तरीका हम लोग नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा। हालांकि एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन ऐसे दे देते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही 11 से कटने वाला ऑप्शन होता है, जिसको आप आसानी से टिक कर सकते हैं, तो वही होगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 3 देखिएगा। एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि यानी बाहरी जो सरकमफेरेंस है और इंटरनल परिधि का अंतर यहाँ पर 33 मीटर के बराबर है, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई कितनी होगी। बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिए। पहले यहाँ पर ये मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक हो गया, है ना। तो ट्रैक हो गया तो इसके बाहर भी एक बनेगा यहाँ पर, है ना। इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए, यहाँ पे एडजस्ट अगर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। और इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब इसमें देखिए बड़े गौर से, ये आपका सेंटर होगा, ठीक है। वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है, ठीक है। तो ये रेसिंग ट्रैक है। अब ये बताइए कि ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला सरकमफेरेंस कहलाएगा और ये अंदर वाला सरकमफेरेंस कहलाएगा। इस बाहर वाले का जो रेडियस है वो हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, और अंदर वाले का जो रेडियस है वो स्मॉल r मान लेते हैं। तो ये जो बचा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी बताइए। तो बड़े वाले R में से छोटे वाले r को माइनस कर दीजिए, तो ये वाला कितना आ जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यही हमें चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई चाहिए, मतलब R माइनस R चाहिए। अब लगाएंगे कैसे, बड़े गौर से समझिए। इसमें आपको अंतर दिया गया है किसका, बाहरी परिधि कितना होगा
2 पाई कैपिटल आर, और छोटा वाला परिधि कितना होगा, अंदर वाला कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर, यही ना होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर दिया है, 33 के बराबर। तो यहाँ पर ये हो गया 33, है ना। अगर 2 पाई हम लोग कॉमन ले लें तो 2 पाई अगर कॉमन आएगा तो 2 और पाई का मतलब 22/7, 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आर और यहाँ बचा स्मॉल आर, बराबर ये कितना है 33 के। ठीक है, अब बताइए 11 से ये 2 बार में आपका कट जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, और 11 से ये 3 बार में कट जाएगा। ये बताइए यहाँ पर 7 तियाँ ये हो जाएगा 21, तो r माइनस आर की जो वैल्यू है, r माइनस आर की जो वैल्यू 7 तियाँ ये हो जाएगा 21 और डिवाइड बाई 2 दूना 4 आपका नीचे आ जाएगा। तो 4 पंचे 20 बचा 1 डिवाइड बाई 4, 5 सही 1/4, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे सवालों को करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आपको कभी कभी ये बोला जाता है कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया डायरेक्टली निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमें मिल जाता है तो क्या करेंगे सीधे सीधे पाई और r माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं एक सेकंड, इसका अगर एरिया चाहिए ना तो बड़े वाले के एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस उसमें से पाई आर स्मॉल आर घटा देंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर छोटा वाला। ठीक है, तो बाहर वाले के एरिया और माइनस अंदर वाले के एरिया कर देंगे तो हमें ये जो रास्ता बना हुआ है इसका एरिया मिल जाएगा। तो ये वाला भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चतुर्थांश वृत्त का परिमाप कितना होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर एक सर्किल है, उसका चतुर्थांश लेना। चतुर्थांश का मतलब होता है क्वाड्रेंट, यानी उस पूरे वृत्त को, उस पूरे सर्किल को 4 भाग में काट के एक भाग जो बचेगा वो क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले एक यहाँ पर ये बनाया जाए, है ना। ये हमारे पास एक वृत्त रहा, इसको 4 भागों में बांट देते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये आपका 2 भाग हो जाएगा, फिर इस तरीके से इसको करेंगे तो ये 4 भाग हो जाएगा। इसमें से एक जो भाग है वो उसका परिमाप हमें निकालना है। ठीक है, तो बाकी सब पार्ट को यहाँ से हटा दिया जाए, है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ पे हट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक इसको हटा देते हैं। चलिए, अब इतने पार्ट का हमें यहाँ पर परिमाप चाहिए। परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री चाहिए हमें। ये रेडियस है आपका, क्योंकि सेंटर से है यहाँ पर, ये सेंटर है आपका, है ना। ये सेंटर से ये रेडियस, ये भी रेडियस, और ये हमें चाहिए। ये बताइए टोटल होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर। टोटल जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। तो अगर टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, हमें 1/4 हिस्सा चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाहिए, तो इतना ही होगा। प्लस और बाउंड्री कहाँ है, ये एक आर और एक आर, ये यानी कि 2r और इसमें बाउंड्री है तो 2r और ऐड कर देंगे, बस आ गया यहाँ से आपका आंसर। इसमें आपका r का वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है, रखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, काट दीजिए। अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, है ना, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10, और पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 3.14 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2r, है ना। तो r तो 10 है, 10 का डबल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 आपका। अच्छा देखिए, इसको अगर काटा या पहले मल्टीप्लाई किया जाए, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 31.4 हो जाएगा। 31.4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना। तो 31 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, आधा करेंगे तो यहाँ पर 15.7, है ना, 15.7, क्योंकि 150 का डबल 300 और 7 का डबल 14, तो 314 हो जाएगा, है ना। तो 31.4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15.7 आ जाएगा, प्लस इसमें 20 और ऐड कर देंगे, यानी कितना होगा 15 और 20 यहाँ पर 35.7। 35.7 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इनमें कन्फ्यूजन होता है। जब तक आप डायग्राम इमेजिन नहीं करेंगे या फिर अपने कॉपी में बना नहीं लेंगे, तब तक ऐसे सवालों में कन्फ्यूजन बना ही रहता है। इसलिए एक बार डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इनका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा बस। फॉर्मूला एक बार जान लेंगे तो ऐसे सवालों को लगा लेंगे।
कह रहा है कि भुजा 12 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब कि यहाँ पर जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, एक वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है। अंतर्गत का मतलब एक वृत्त के अंदर बना हुआ है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर ये बताइए कि ये जो सर्किल है इसके अंदर हमारा एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, मतलब सर्किल क्या हो गया, बाहर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सर्किल, ठीक है। जो एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के बाहर सर्किल बन रहा होता है तो उसको बोला जाता है सरकम सर्किल, ठीक है। अब इसका एक रेडियस होगा, तो रेडियस कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, है ना। यहाँ से अगर इसको हम लोग ऐसे मिला दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, रेडियस, और इस रेडियस को बोलते हैं सरकम रेडियस, क्योंकि ये बाहर जो बना हुआ वृत्त है उसका रेडियस है, तो इसको क्या बोला जाता है, सरकम रेडियस। इस सरकम रेडियस का फॉर्मूला भी आपको बताया जाएगा, सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस। चलिए, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला जान लीजिए। सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई यहाँ पर √3, क्लियर। इसके बाद एक और होता है इन रेडियस। इन रेडियस मतलब तब जब इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स को टच करते हुए एक सर्किल बन रहा हो, एक वृत्त बन रहा हो, तो वो जो वृत्त बनेगा, मतलब अब की बार अंदर वृत्त बनेगा, अभी क्या है, बाहर वृत्त बन रहा है, बाहर सर्किल बन रहा है, तो अंदर बनने वाले सर्किल का जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है। क्या बोला जाता है, इन रेडियस। तो इन रेडियस का भी फॉर्मूला आपको बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई 2√3, a डिवाइड बाई 2√3। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल अगर चाहिए वृत्त का तो सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस निकाल लीजिए, यहाँ पर ये r है, इसी फॉर्मूले में रख लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा बताइए तो, a की वैल्यू कितनी है, 12 है। अच्छा 12 है तो 12 को आप ऐसा लिख दीजिए, 12 को 3 × 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। डिवाइड बाई कितना, √3। ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा भाई। 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, है ना, ये हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर डिवाइड में कितना है, √3 है ही, है ना, और ये 4 और हो जाएगा, तो √3 से √3 कटा, यानी आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 4√3 आ गया, यानी कि जो सरकम रेडियस था वो हमारे पास आ चुका है। अब इसका हमें एरिया चाहिए, तो एरिया बताइए कितना होता है, πr², है ना। पाई की वैल्यू, पाई तो है ही, r² बस करना है, इसका स्क्वायर हमें करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 और √3 इसका स्क्वायर और इंटू यहाँ पर पाई हो जाएगा, तो πr² आ गया। ये आपका एरिया है, निकाल लीजिए। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 48 पाई आ जाएगा, 48 पाई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा प्रश्न था, सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा अगले प्रश्न पर। चलिए इस सवाल को देखिए। अब यहाँ पर जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। आपके पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, है ना, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, और यहाँ पर ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक चतुर्भुज है ABCD, AB 17 है, BC 8 है, CD 9 है और AD यहाँ पर 12 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सारे के सारे साइड यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा है कि कोई ये फिक्स टाइप होगा यानी कि पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो ये तो पैरेललोग्राम नहीं है, मतलब सारे साइड अलग अलग हैं, तो ये अलग ही होगा कुछ। चलिए बनाते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, सबसे पहले AB 17 है, BC 8 है, ठीक है। तो AB 17 BC 8, CD आपको दिया गया है 9 और यहाँ पर AD आपका 12 के बराबर, ठीक है। चलिए AB BC CD AD, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि AB है ना, A से लेकर B तक, फिर B से ये लेकर C तक, है ना, और C से ये हो जाएगा D तक, तो CD 9 सेंटीमीटर का ही है ना, कुछ इस तरीके से। और AD 12 है तो ये थोड़ा बड़ा होगा, ये इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हो गया A B C और यहाँ पर D।
अब कह रहा है कि ये आपका 17 है ना, BC आपका 8 है, फिर ये आपका कितना है, CD 9 है और AD यहाँ पर 12 है। इसका हमें क्या चाहिए यहाँ पे, क्षेत्रफल चाहिए। बड़े ध्यान से अब आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताए दे रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम A और C को मिला रहे हैं, ठीक है, बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा। ट्रिपलेट पता है ना, ट्रिपलेट से ये सवाल बन रहा है आपका। कैसे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर 17 8, तो यहाँ पे क्या होगा, 17 8 और 15 ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं। गौर कीजिएगा, 17 8 और 15 क्या होते हैं, ट्रिपलेट हो जाते हैं, है ना। तो मतलब ये 15 होगा। अब एक चीज़ और बताइए कि क्या 12 9 और 15 क्या ये आपस में ट्रिपलेट होते हैं? बिल्कुल हो जाता है यहाँ पर, है ना भाई। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे अगर ये 17 का स्क्वायर जो होगा वो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के बराबर होगा, तो 15 8 17, मतलब ये तीनों ट्रिपलेट हैं। तो ABC ये वाला एक राइट एंगल बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये तीनों एक राइट एंगल बन गए। लेकिन राइट एंगल बनेगा कहाँ पे, मेन बात ये है, क्योंकि उससे हमारा जब राइट एंगल बनता है तो उससे डिसाइड होता है कि वो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। सबसे बड़ी साइड आपकी क्या होती है यहाँ पे, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो 17 सबसे बड़ा है, 15 8 और 17 में 17 सबसे बड़ा है, यानी कि 17 के सामने वाला ये आपका राइट एंगल बनेगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगर प्रॉपरली बनाया जाएगा तो आपको दिखेगा भी, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक। लेकिन इस वाले ट्रायंगल के लिए कहाँ बनेगा, सबसे बड़ा साइड कौन है, 15 है, तो 15 के सामने यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। अब इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों को निकाल लीजिए। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो इस वाले को छोड़ देना क्योंकि हाइपोटेनस इसमें काम नहीं आता है। बेस 8 परपेंडिकुलर 15, अगर पहले वाले ट्रायंगल की बात की जाए तो बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर 15। ये एक ट्रायंगल का हुआ, दूसरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा 9 और इंटू परपेंडिकुलर आपका 12 हो जाएगा। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 6 बार में, तो ये हो गया 60, है ना, और प्लस 9 छक्के यहाँ पर 54 हो जाएगा। तो 60 दूना 120 माइनस 6 114 आ जाएगा। क्लियर, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला सवाल था। आगे चलिए, उम्मीद करते हैं ये सवाल तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको देखें, ये भी एक सिंपल सा प्रश्न है ना। इससे रिलेटेड सवाल आपको कई सारे मिल जाएंगे। क्या है इसमें बोला जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार और दूसरी समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सीधे सीधे लंबवत दूरी का मतलब क्या हुआ, हाइट। पहले यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक ना। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा एक पैरेलल लाइन, ये दूसरा पैरेलल लाइन, है ना, इस तरीके से, और यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, मतलब समांतर चतुर्भुज बन गया। हमें ये बोला जा रहा है कि ये जो दोनों हाइट हैं, इनका जो हाइट दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है और एक समांतर भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट फार्मूला है ये। तो बेस कितना है, 12 दिया गया है, इंटू हाइट कितना है यहाँ पर 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। ओरली बन जाता है ये सवाल अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होता। क्लियर, आगे चलिए देखिएगा, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ एक बेहतरीन महत्वपूर्ण सवाल। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कह रहे AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है तो AD की लंबाई कितनी होगी? अच्छा प्रश्न है, ध्यान से। पहले इसमें एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ये इसको मिला देते हैं और ये यहाँ पर ये इसको मिला देते हैं, ठीक है। चलिए तो बन गया हमारे पास ना, यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा कह रहे ABCD, AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, तो AD है ना, तो A इसको ले लीजिए, B इसको ले लीजिए, C इसको ले लीजिए और D इसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये AD हुआ और AC को भी मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। तो AC और AD के मध्य बिंदुओं को, इनका जो मिडिल पॉइंट होगा, AD का मिडिल पॉइंट ये होगा, AC का मिडिल पॉइंट ये हो जाएगा। दोनों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो दिया गया है आपको कितना है, 2 सेंटीमीटर। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है तो AD की लंबाई कितनी होगी। अच्छा ये 2 है, ये 2 है, तो हमें चाहिए यहाँ पर ये वाला साइड अगर मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे बड़े गौर से, अगर इस पॉइंट को हम कुछ मान लीजिए कि ये M है और ये आपका N है। एक बात बताइए, AMN ये जो छोटा ट्रायंगल है और ADC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या ये दोनों एक ही जैसे नहीं दिख रहे हैं, मतलब समरूप त्रिभुज हो गए। तो जब ये समरूप त्रिभुज हो गए, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है उनका रेशियो बराबर होता है कि नहीं बराबर। अच्छा तो अगर रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ है यहाँ पर, गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये A से लेकर D तक पूरा x है, ठीक है। A से लेकर D तक कितना है, यहाँ पर x के बराबर है। तो ये मिडिल पॉइंट है ना M दोनों का, तो A से लेकर M तक कितना होगा, x का आधा हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, यहाँ पर x/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा DC को हम लोग मान लेते हैं y। ये पूरा AD आपका x था तो ये भी आपका x होगा, CD आपका यहाँ पर y है तो ये भी आपका y होगा कि नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं। अब ये बताइए बड़े गौर से समझकर कि इसमें ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो A से लेकर M तक हुआ, तो AM डिवाइड बाई यहाँ पे इसी के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में जो साइड होगा वो कौन सा होगा, AD हो जाएगा। तो AM डिवाइड बाई AD बराबर, ये वाला साइड पकड़िए तो यहाँ पर MN होगा छोटे वाले का, है ना, MN, और डिवाइड बाई बड़े वाले में ये करस्पॉन्डिंग साइड कौन बनेगा, यहाँ पर DC बनेगा, तो ये हो जाएगा DC। अब ये बताइए AM कितना है, x/2 है, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। AM कितना है, x डिवाइड बाई 2 है यहाँ पे, है ना। और इसके बाद AD कितना है, AD तो x है तो ये हो गया x इज इक्वल टू MN कितना है यहाँ पे, M से लेकर N तक ये आपका 2 है, और DC कितना है यहाँ पर, D से लेकर C तक ये आपका y है, ठीक है, ये आपका कितना है यहाँ पर y है। चलिए तो x से आपका x कट जाएगा, है ना, 1/2 आ गया ये, तो 1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई y हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 दूना 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 4 इकाई आ गई, या फिर 4 सेंटीमीटर कह लीजिए। ये मिल गया है तो मतलब ये भी उतना ही होगा। हमें AD चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये कह ले कि x हमें चाहिए, बताइए कितना होगा। परिमाप हमें 20 दिया है, तो परिमाप कितना होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, या फिर ये y + x यही ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y + x जो कि किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो y + x की जो वैल्यू है या फिर x + y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10। तो इसमें y 4 है तो x कितना हो जाएगा, y इसमें अगर 4 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तब ना 6 + 4 10 होगा, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 यूनिट के बराबर। x मतलब BC या फिर AD, दोनों को कह सकते हैं। AD पूछा गया था, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ये जो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिए। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, रोम्बस का हमें परिमाप दिया गया है 146 सेंटीमीटर, परिमाप मतलब बाउंड्री, ठीक है। इसका एक विकर्ण 55 है,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। बड़े ध्यान से सारी चीज़ें समझेंगे। पहली बात तो समचतुर्भुज में सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर परिमाप टोटल दिया है 146, तो 146 का अगर 4 भाग हम लोग कर दें तो एक साइड हमें मिल जाएगी। 4 भाग करिए, 4 तियाँ 12, ठीक है, बचा 2 तो 26 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, 4 छक्के 24, फिर बचा 2 तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 36.5 होगा। तो एक ठो साइड हमारे पास कितना मिल गया यहाँ पे, 36.5 मिल गया। क्लियर हो गया है ना। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 4 तियाँ 12, बचा 2 तो 26 हो जाएगा, 4 छक्के 24, फिर 0.5, ठीक है। अब इसमें कह रहे एक जो विकर्ण है, एक डायगोनल 55 है। डायगोनल बनाइए यहाँ पर, इन दोनों को मिलाइए इस तरीके से, है ना। तो अगर डायगोनल, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो भी रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को आधे आधे पे डिवाइड करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा 55 है, समझते जाइएगा, अगर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डायगोनल 55 है, तो ये कितना होगा, आधा हो जाएगा 55 का आधा इधर। 55 का आधा कितना होगा, 54, 27 दूना 54, ये ना होता है, ठीक है। 27 दूना 54, 27.5 हो जाएगा कि नहीं, ये वाला, ठीक। ये हमें नहीं पता है। अगर ये मिल जाए तो हमें पूरा दूसरा डायगोनल मिल जाएगा। ये निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, हाँ, जो भी डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को काटते समय एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का भी एंगल बनाते हैं। तो बताइए अब ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू या फिर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 36.5 का स्क्वायर माइनस इसमें क्या कर देंगे, 27.5 का स्क्वायर। अब ये बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर हमें करना भी नहीं है क्योंकि ऐसा फॉर्मेट ही बन रहा है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार इन दोनों को जोड़िए। 36 और 5, 5 5 10 का 0 हो गया, एक बचा। 7 और 6 13, 13 1 14 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1 और 3 2 5 1 6 हो जाएगी, यानी 64। 36.5 और 27.5 जोड़ेंगे तो 64 आ गया। मल्टीप्लाई, एक बार घटाएंगे इन दोनों को, घटाइए तो 36 और 27 घटा देंगे तो सीधे सीधे 9 आ जाएगा, है ना। तो x की जो वैल्यू है इधर आके स्क्वायर रूट लगेगा। 64 का स्क्वायर रूट 4, इसका स्क्वायर रूट 8, 8 तियाँ ये हो जाएगा 24। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 24 मिल गया, तो इधर भी आपका 24 होगा। यानी कि पहला डायगोनल हमारे पास दिया था कितना, 55। दूसरा डायगोनल कितना मिल गया हमारे पास, ये 24 और ये 24, तो 24 मिलाकर ये हो गया 48। अब इससे आप डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। ये आपके रोम्बस के लिए ही लागू होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे d1 यानी 55 मल्टीप्लाई यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और 24 गुणे यहाँ पर आपको 55 करना है। 24 पंचे कितना होता है, 120, 4 पंचे 20, ठीक है। 120 गुणे 11 कर सकते हैं, 120 गुणे 11 तो मतलब 1300 यहाँ पर 25 आ जाएगा, सॉरी 1320 आ जाएगा, है ना। 1320 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक समलंबाकार मतलब ट्रेपेजॉइड यानी ट्रेपेजियम के आकार का मैदान है PQRS में। PQ और RS आपके समांतर हैं, ठीक है, पैरेलल हैं। PQ 12 है, चलिए बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ये आपका PQ हो गया, ठीक है। RS आपका 22 है तो ये थोड़ा बड़ा होगा, इस तरीके से होगा, है ना। मिलाते हैं इन दोनों को हम लोग यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से। ये तो ट्रेपेजियम की एक खासियत होती है कि इसके सिर्फ एक ही पेयर के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, बाकी दूसरा पेयर यहाँ पे पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स एक ठो पैरेलल हो गए, बाकी ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, ठीक। इसमें फिर बोला है PQ बना लेते हैं, ये हो जाएगा PQR और S। तो PQRS हमारे पैरेलल हो गए। PQ 12 है तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर ये हो जाएगा 22,
ठीक है। फिर बोला गया पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी 14 है, तो यहाँ से लेकर ये तक, ये पी क्यू और ये आर एस, ये डिस्टेंस दिया गया है आपको 14 सेंटीमीटर या फिर 14 मीटर, ठीक है। कह रहा है इसमें समान क्षेत्रफलों में 2 फसलों को बुवाई की जाती है, प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल कितना होगा। इस पूरे एरिया में, इस पूरे मैदान में आपको 2 तरह के फसल लगाने हैं और आधे आधे एरिया पे लगाने हैं। तो पहले हम लोग टोटल एरिया निकाल लें, टोटल एरिया निकाल के आधे आधे कर देंगे तो हर एक फसल का एरिया निकल जाएगा, है ना। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इसका हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर ये पैरेलल लाइन ए है और ये पूरा पैरेलल लाइन बी है, तो ए प्लस बी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या फिर हाइट कह सकते हैं। तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है, बस इसमें रख लीजिए 1/2 ए प्लस बी, तो 12 और 22 कितना हो जाएगा 34, है ना, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट कितना है यहाँ पर 14 के बराबर। 2 से इसको काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 से इसको 7 चौके 28, मतलब शुरू में 8 आएगा यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर 8 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, देखिए 34 × 7 आया, है ना, 34 × 7 आया, लेकिन ये तो टोटल एरिया हुआ, हमें प्रत्येक फसल का एरिया चाहिए, यानी कि आधा आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको काटना पड़ेगा, तो 17 × 7 = 119 आ जाएगा, है ना। ऐसी जल्दबाजी में गलती नहीं करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनमें आपको थोड़ा सा समय भी लगा, कॉन्सेप्ट सीखे आपने बहुत अच्छे तरीके से। और ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। डेली हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस लेकर आते हैं दोस्तों, और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस चैनल को, और यहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपने मैथ्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।